संजय निरुपम, आप तो उस चिट्ठी तक में शामिल नहीं थे जो विपक्षी नेताओं ने चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री को, तो यानी कि कांग्रेस तो ये मानती नहीं कि ईडी और सीबीआई का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। यू आर विद द गवर्नमेंट। देखिए, सबसे पहले आपने जो एक प्रश्न खड़ा किया है, उस प्रश्न के ऊपर मैं टिप्पणी कर दूं। आपने कहा है कि विपक्ष ने आरोप लगाया है कि सत्ता पक्ष ईडी का दुरुपयोग कर रहा है। ये महज आरोप नहीं है, ये आज के दौर में एक सत्य है और सत्य को झुटलाया नहीं जा सकता। सत्य के पीछे छुप करके और भी झूठ बोले जा सकते हैं, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है। हुआ क्या है, यूपीए के ज़माने में जब पीएमएलए लाया गया था, उसके बाद से और आज तक अगर आप ईडी के केसेस की एक जांच करेंगे या फिर उसका एक मोटा मोटी तौर पर सरसरी निगाह उस पर डालेंगे, हमारे ज़माने में कुल जमा 112 केसेस हुए थे और इनके ज़माने में लगभग 3000 केसेस हैं। उन 3000 केसेस में बहुत सारे उद्योगपति हैं, व्यापारी टाइप के लोग हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं या ब्यूरोक्रेट्स भी हो सकते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर पॉलिटिशियन हैं। बहुत अच्छा कहा बीजेपी की हमारी प्रवक्ता ने वहाँ पे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। लेकिन साथ में उन्हें ये भी पूछ दिया, आपसे सवाल पूछा कि जिन लोगों के खिलाफ केसेस चल रहे थे, अगर वो बीजेपी में आ गए और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो भैया आप लोग कोर्ट में क्यों नहीं जाते, आप लोग एफआईआर क्यों नहीं करवाते? ये हमारा विषय नहीं है। आपने संकल्प लिया है ना कि भ्रष्टाचार के ऊपर जीरो टॉलरेंस होना चाहिए, तो वो जो जीरो टॉलरेंस है वो उस दिन कैसे खत्म हो जाता है जिस दिन भ्रष्टाचारी व्यक्ति आपकी पार्टी में शामिल होता है, चाहे अजीत पवार हो या हेमंता शर्मा हो या फिर शुभेंदु अधिकारी हो या नारायण राणे हो। महाराष्ट्र के संदर्भ में 2-3 बातें मैं बता दूं आपको। वहां पर शिवसेना के बड़े पैमाने पर एमएलए टूट करके, तथाकथित तौर पर टूट करके इनके पास आए और इनके साथ सरकार बनाई। आज उन एमएलए जिनके खिलाफ केसेस थे, एक एमएलए के ऊपर केस लगा, इसके पास 250 अवैध फ्लैट्स हैं, बेनामी फ्लैट्स हैं। उस एमएलए के खिलाफ का केस का क्या हुआ? एक कोई ठाणे का कोई एमएलए था, बताया कि ये ऑटो चलाता था और 15-20 साल में 140 करोड़ या 125 करोड़ का आदमी हो गया। उस एमएलए का क्या हुआ? उस एमएलए के खिलाफ कार्रवाई कर। हम जब सवाल उठाएंगे तो आप पूछेंगे कि भैया आप लोग क्यों नहीं एक्शन लेते? हमारा काम नहीं है। लेकिन संजय निरुपम, कोई नया बड़े चैप्टर पैमाने तो खोला पर नहीं अपोजिशन के नेताओं के। हाँ ठीक है, आप जितने आरोप लगा रहे हैं, कोई नया चैप्टर तो भारतीय जनता पार्टी ने खोला नहीं, पढ़ना शुरू कर दिया। ये सब आप ही सिखा कर गए। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने आपको भी केस डिपारेट बोला, आपके राज्य में सीबीआई उस समय भी केस डिपारेट थी। देखिए, ये जो जांच एजेंसियां हैं उनका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उपयोग या दुरुपयोग सत्ता पक्ष की तरफ से होता रहा है, मैं अच्छा, मान नहीं हुआ। लेकिन आज की सरकार ने जिस तरीके से अपोजिशन के खिलाफ धो करके, टूट करके कार्रवाई की है। इनके एक एमपी लोकसभा में सबके सामने कहती हैं, एक अपोजिशन के एमपी को डराती हैं कि चुप रहो वरना ईडी पीछे लग जाएगा। जैसे ही इंडिया की मीटिंग होती है, जैसे ही अपोजिशन का नेता कोई काम शुरू करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई। आज जो अपोजिशन की पार्टियां हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, महज अपोजिशन की पार्टियां, जैसे कांग्रेस के खिलाफ कार्रवाई हुई, टीएमसी के खिलाफ कार्रवाई, डीएमके के खिलाफ, शिवसेना, आम आदमी पार्टी, बीआरएस, आरजेडी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, समाजवादी पार्टी और जेएमएम। इसमें कई तो मुख्यमंत्री हैं, लगभग 1 मुख्यमंत्री हैं, 14 उप पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 15-19 मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई, 24 सांसदों के खिलाफ कार्रवाई, 21 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई, 11 पूर्व विधायकों के खिलाफ, 7 एक्स एमपी के खिलाफ कार्रवाई। तो ये जानबूझकर विपक्ष में बैठे नेताओं को हरास करना और ईडी के माध्यम से अपनी राजनीतिक काम करना, यह भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है। इसका हमारा विरोध है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मना कर दिया, जो पिटीशन गया था सुप्रीम कोर्ट में, वो बहुत लॉजिकल था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को यह भी समझना पड़ेगा कि अगर पॉलिटिकल पार्टियां ये करें कि हम चूंकि पॉलिटिकल पार्टी में हैं, हम चूंकि अपोजिशन में हैं, इसलिए हमको हैरास किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को इस बात का संज्ञान लेना पड़ेगा, इस आरोप का संज्ञान लेना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह सकता कि कानून के लिए अलग-अलग व्यक्ति की व्यवस्था होनी चाहिए। कानून के समक्ष सभी बराबर है, लेकिन ठीक है संजय, मैं लौट रही हूँ।